तो पहला चैप्टर है जो ट्वेल्थ के जो अभी एग्रीकल्चर है, उसमें क्या कौन सा पहला चैप्टर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है क्रॉप्स को, छांटा जाता है। और क्या क्या कौन कौन से क्रॉप्स कौन कौन से सीजन का होता है, कौन से बैनियल होते हैं, पेरेनियल होते हैं। इस सब के बेसिस पे हम क्लास को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है क्रॉप्स का वो क्या होता है। तो हम डेफिनेशन देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है, और देखते हैं क्या लिखा गया है कि सच अ ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स व्हिच में ग्रो फूड इज यूज इन द फॉर्म एंड which occupy the important place in economy of the man is called crop। यानी कि पौधों जो है, पौधा या क्रॉप्स का ऐसा समूह जो किसी न किसी रूप से क्या होता है कि विकसित होता है और उपयोगी होता है, किसके लिए, मनुष्य के लिए। जो ह्यूमन है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, मैन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो क्या होता है, इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था, जो पैसे को आगे कमाने में मदद करता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रॉप्स कह सकते हैं। और क्रॉप्स के दूसरे भी डेफिनेशन है, उसको क्या क्या कौन से दूसरे डेफिनेशन है वो भी देखते हैं अभी। जो दूसरा डेफिनेशन है इसमें लिखा गया है कि सच अ ग्रुप ऑफ द प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट विच क्रॉप प्रोवाइड फूड, क्लोथ, इन in cans and medicine, wood, species, etc. to human being through the crops, food grains, etc. that obtain for the animal and bird। यानी कि कहते हैं कि क्रॉप्स के ऐसे ग्रुप्स, जो क्रॉप्स है उसका और प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक मदद करता है, इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, ह्यूमन के लिए। किसमें, खाना के लिए इम्पोर्टेंट है क्रॉप्स जो है फसल। इसके लिए क्लोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्या प्रोवाइड करता है, मेडिसिन भी देता है। और जो लकड़ियां बनती है, जो डिफरेंट टाइप्स के लकड़ियां होते हैं, और स्पेसीज मतलब कि मसाले, जो ह्यूमन की जरूरतों को पूरा करता है, वो क्रॉप्स में आते हैं। और इसमें क्या लिखा गया, आगे की पॉइंट्स लिखा गया है कि क्रॉप्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मेनी ऑफ देम। यानी कि जो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री किससे आती है, क्रॉप से आती है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, मतलब कि जो चीनी बनाने की इंडस्ट्री है उसके लिए कौन से क्रॉप्स की आती है, जो आते हैं किसके, शुगर केन क्रॉप्स आती है। फिर आता है कि पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो बैम्बोज की ट्रीज होती है, बैम्बो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे किसके लिए होते हैं, जरूरी होता है, पेपर के लिए जरूरी होता है। टेक्सटाइल यानी कपड़े में, कपड़े में कौन कौन से क्रॉप्स की इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया। ये सारे क्रॉप्स किस में आता है, टेक्सटाइल में आता है। टी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री मतलब कि टी का जो प्लांट हम लगाते हैं, ये सारे इंपोर्टेंट होते हैं, किसके लिए होते हैं, जो क्रॉप्स जरूरी होता है किसके लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए। ये सारे किस में मदद करता है, ह्यूमन को, जो मनुष्य इंसान है, जो भी आदमी है, उसको पैसे जो जरूरी होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और क्रॉप्स की इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि जो क्रॉप्स है, जो प्लांट्स है, इसकी मेन फंक्शन यानी कि कार्य क्या है। जो प्लांट क्या करता है, यहाँ पे लिखा गया द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लांट इज अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू ह्यूमन। यानी कि जो प्लांट्स है ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हम लोगों को जरूरी होता है, जिससे हम लोग जीवित हैं। ये हमारा एक अहम रोल अदा करता है प्लांट, जो ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए। इसके बाद क्या लिखा गया कि लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। जितने भी सजीव है उस वो विदाउट ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। द लाइफ ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग ऑफ द वर्ल्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट। यानी कि इस दुनिया, इस जगत में जितने भी प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। If all plants are destroyed from the earth, then after some time slowly all will finish। यानी कि अगर
अर्थ से सारा प्लांट, जितने भी प्लांट्स है वो खत्म हो जाए तो क्या होगा, सारे लोग मर जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप्स और जो प्लांट्स है उसके बारे में। अब हम देखते हैं और देखेंगे कि मेन टॉपिक जिसका हेडिंग है, जो हमने हेडिंग डाला हुआ है, क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स। हम क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण है उसको हम अलग किसके आधार पे कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं लाइफ के आधार पे, यानी कि कितने दिन जीवित रहता है उसके आधार पे। ग्रोइंग सीजन यानी कि कौन से मौसम में कौन से क्रॉप्स ग्रो होंगे उसके आधार पे। यूज, हमको कौन सा क्रॉप कब यूज होता है उसके आधार पे। और फैमिली यानी कि कौन से क्रॉप्स का क्या फैमिली, इसके आधार पे हम उसको अलग कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। यानी कि हमको ये देखना है कि कौन से क्रॉप्स कौन से सीजन में ग्रो करता है। अब कोई कहे कि हमको राइस ग्रो करना है या मुझे राइस ग्रो करना है, जो धान है वो ग्रो करना है, तो हम वो रबी ठंडे सीजन में तो नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो हम ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्रॉप कौन से सीजन पे। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि यहाँ पे कुछ जो क्रॉप्स है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना चाहिए कि क्लाइमेट हैज द इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप्स। जो जलवायु है, जो जलवायु है जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट, यानी कि जब बहुत जरूरी होता है किसके लिए, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में। अब जैसे कि बिहार में सबसे ज्यादा लीची होता है और अरहर की दाल होती है, क्योंकि वहाँ का ऐसा मौसम है। जैसे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, जो राजस्थान में सोयाबीन होता है, और बिहार में क्या होता है, राइस होता है, और क्या होता है, अरहर की दाल होता है। तो अगर हम ये राजस्थान में उगाएंगे तो इतना नहीं उगेगा जितना ये बिहार में उगेगा, क्योंकि यहाँ बिहार की क्लाइमेट अलग है और राजस्थान की क्लाइमेट, जो जलवायु है वो अलग है। तो हम समझ गए कि जो क्या कहते हैं क्लाइमेट है, ये कैसे हमारे क्रॉप्स के लिए, जितने भी क्रॉप्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और उससे आगे क्या है कि सर्टन टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ग्रोथ एंड रैपनिंग ऑफ द क्रॉप। जो टेम्परेचर है ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसके लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब सीड हम लगाते हैं तभी कम टेम्परेचर जरूरी होता है, जब प्लांट्स बड़े होते हैं ग्रोथ करते हैं जब ज्यादा जरूरी होता है। रैपनिंग ऑफ द क्रॉप्स यानी कि जब क्रॉप्स पक जाते हैं तभी टेम्परेचर दूसरी जरूरी होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। विंड स्पीड, जो हवा की गति है ये भी इम्पोर्टेंट है। और रेनफॉल यानी कि बरसात, हर एक क्रॉप को कितना पानी चाहिए। अगर राइस में कम पानी लगेगा तो राइस नहीं होगा, अगर गेहूं में ज्यादा पानी लग जाएगा तो गेहूं खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक क्रॉप को एक पर्टिकुलर अमाउंट में क्या पानी चाहिए होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो हेडिंग है, ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ये तीन डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में। पहला है खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होता है कि खरीफ क्रॉप में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर फाउंडेड इन द एटमोस्फियर ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। जो खरीफ सीजन होता है इसके दौरान जो वातावरण है उसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर भी होता है, जो नमी है वो भी होता है। और ये खरीफ क्रॉप ज्यादातर कौन से मंथ से स्टार्ट होता है लगाना, जून टू जुलाई। जून टू जुलाई से स्टार्ट होता है। क्या है फिर लिखा गया कि इन इरिगेटेड एरिया, यानी कि जो इरिगेटेड एरिया है जहां वर्षा के पानी से निर्भर रहता है, द क्रॉप आर सोन शॉर्टली बिफोर द रेन बाय प्लोइंग। जो भी क्रॉप्स है वो हम बरसात से पहले लगा लेते हैं, जिससे कि वर्षा हो तो वर्षा की पानी हमारे क्रॉप्स में आए और ये पानी हमें फायदा दे और दोबारा क्रॉप्स में हमें पानी देने की जरूरी ना पड़े। तो ये हो गया खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या हो गया, खरीफ क्रॉप में हम सीधा देखेंगे कि क्या, इसको हाई टेम्परेचर यानी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये कब शुरू होता है, इसका ग्रोइंग सीजन प्लांट कब करते हैं, जून टू जुलाई में करते हैं। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, पैडी आते हैं, ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट जिसको हम बादाम कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, उड़द बीन हो गया, जूट हो गया, कॉटन, कॉफी। ये सारे किस सीजन के क्रॉप्स है, ये सारे खरीफ सीजन के क्रॉप्स है। ये पहला था बेसिस ऑफ द सीजन। अब दूसरा क्रॉप्स कौन सा है, रबी सीजन। अब रबी सीजन जो है ये कौन से, इसको क्या
कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ठंडी जलवायु चाहिए होता है, ठंड जलवायु चाहिए होता है। ये क्रॉप्स कब लगाते हैं? अक्टूबर टू नवंबर। जैसे कि व्हीट जो होता है वो हम कब लगाते हैं? अक्टूबर टू नवंबर में लगाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में व्हीट है, ग्राम है, पी है, लेंटिल मतलब कि मसूरी जो है, जो मस्टर्ड है यानी कि सरसों है, ओट्स है, और बरसीम है। ये सारे कौन से क्रॉप्स है? ये सारे रबी क्रॉप्स है। अब हम देखेंगे समर क्रॉप्स, जो समर सीजन में क्रॉप्स होते हैं, जो रबी और जो कि खरीफ सीजन के बाद और रबी सीजन से पहले कुछ क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं। जैसे उसमें वेजिटेबल आते हैं ज्यादातर, जो कि ऐसे होते हैं। तो रबी सीजन के क्रॉप्स को भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और ज्यादा सनलाइट चाहिए होता है, जिससे कि ये प्रॉपर ग्रो कर सके। और इसमें क्या होता है कि टॉलरेंट होता है। किसके टॉलरेंट होता है? ड्रॉट मतलब सुखाड़ बर्दाश्त कर सकता है, यानी सूखा भी पड़ जाए तो ये क्रॉप्स ग्रो कर सकता है। जिसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, ये क्या होता है? हॉट विंड यानी कि जो गर्म जलवायु होता है उसमें भी हो सकता है, जो हीट होता है यानी गर्मी में भी हो सकता है। और ये ज्यादातर प्लांट जो प्लांट्स है समर सीजन के, ये हम कब लगाएंगे? फरवरी से मार्च में ये प्लांट्स लगाया जाता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि समर क्रॉप्स होते क्या क्या है। जो समर क्रॉप्स होता है वो कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? तो समर क्रॉप्स होता है वाटरमेलन, मेलन जिसको तरबूज खरबूजा कहते हैं। ये सब क्या होता है कि गर्मी में आते हैं। कुकुम्बर हो गया, सनफ्लावर हो गया, कॉफी हो गया, उड़द की दाल हो गया, मूंग दाल, ये सब किस में आते हैं? समर क्रॉप्स में होते हैं। और कुछ एरिया में जो पैडी यानी कि धान है वो भी समर क्रॉप्स में आते हैं। तो ये हो गया किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। हमने देखा कि सीजन के बेसिस पे तीन टाइप्स के होते हैं, खरीफ, रबी और समर। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के आधार यानी कि जीवन चक्र के आधार पे जो क्रॉप्स है, जो भी फसल है, वो कैसे अलग किया जाता है। तो ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। एनुअल होते हैं, बाइनियल होता है यानी एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय यानी कि एक सीजन। यहाँ पे क्या लिखा गया कि द एनुअल क्रॉप्स कंप्लीटली कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ ईयर और लेस। जो क्रॉप्स एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल यानी कि ग्रोइंग से लेके, जर्मिनेशन से लेके और पकने तक यानी कि फसल तैयार होने तक एक सीजन लगाता है, मात्र एक सीजन में टाइम पूरा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एनुअल क्रॉप्स कहते हैं। यानी कि दिस टाइम पीरियड इंक्लूड द टाइम फ्रॉम ग्रोइंग टू रैपनिंग, यानी जर्मिनेशन, ग्रो प्लांट ग्रो करने से लेके और पकने तक के जो टाइम पीरियड होते हैं उसको एनुअल क्रॉप्स कहते हैं। एनुअल क्रॉप्स में कौन कौन आते हैं? जो पैडी आते हैं, वीट आते हैं, और क्या आते हैं? मिलट, उड़द आते हैं, जो कि मूंग बीन आते हैं, लेंटिल, सोयाबीन, और फिर क्या आता है? मस्टर्ड आते हैं, स्पिनच आते हैं। ये सारे कौन से क्रॉप्स हो गया? एनुअल क्रॉप्स हो गया। अब हम देखते हैं क्या बैनुअल क्रॉप्स। बैनियल क्रॉप्स क्या क्या होते हैं? जो बैनियल क्रॉप्स होता है ये बैनियल क्रॉप्स है। तो बैनियल क्रॉप्स क्या क्या होता है? इन द बैनियल क्रॉप्स द वेजिटेटिव पार्ट ग्रो हैविंग द फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सीजन, यानी कि पहले कुछ, यानी कि पहले 3 महीने कह सकते हैं या 2 महीने कह सकते हैं, या 1 2 महीने में क्या होता है कि पहले प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स ऊपर के पार्ट्स ग्रो हो गए, फिर उसके बाद इसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल जो भी होते हैं। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं? अनियन। जो भी अनियन है वो पहले क्या होता है? ऊपर प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो प्लांट्स ग्रो हो गए, फिर इसके बाद क्या होता है? इसमें बल्ब फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये प्याज नीचे तैयार होता है। ये हो गया बैनियल क्रॉप्स। तो बैनियल क्रॉप्स में हमने देखा कि क्या क्या है। इसके बाद हम देखते हैं अ, कि पेरेनियल क्रॉप्स क्या होता है। पेरेनियल क्रॉप्स देखने से पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द बैनियल क्रॉप्स वेजिटेटिव grow having the in first year or first season, in second year season, and plant produce the flower and fruits and seed। जो भी plants fruits प्रोड्यूस करते हैं वो दूसरे सीजन में करते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइफ साइकिल 2 सीजन और 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं। इसका मेन एग्जांपल कौन से क्रॉप्स है? अनियन है, जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं ऐसे, एज कंपेयर यानी कि आलू के कंपेयर में और दूसरे सब्जी के कंपेयर में। तो उसके बाद क्या है? पेरेनियल। पेरेनियल जो क्रॉप्स है, जो